हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ग्लैंड फार्मा आईपीओ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। उस पर रिव्यू करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे कि आपको एज ए इन्वेस्टर इस पे लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इस समय ग्लैंड फार्मा आईपीओ काफ़ी ट्रेंडिंग है बिकॉज ऑफ वन थिंग कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टसल हो रही है बॉर्डर पर, उसको लेकर। क्योंकि इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है, उसकी जो प्रमोटर कंपनी है वो चाइनीज कंपनी है। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी वैल्यूएशंस पे जाएंगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इसके आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और एट द लास्ट ऑफ द वीडियो हम आईपीओ के डिटेल्स पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ग्लैंड फार्मा 1978 में हैदराबाद में स्टार्ट हुई थी। मिस्टर पीवीएन राजू ने इसको स्टार्ट किया था, उसके को फाउंडर थे। बेसिकली ये जेनेरिक इंजेक्टेबल्स पर वर्कआउट करते हैं। देखिए, कोई भी फार्मा कंपनी दो चीजों पर वर्कआउट करती है, ओरल सॉल्यूशंस पर या इंजेक्टेबल्स। ग्लैंड फार्मा जो है वो कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स पर वर्कआउट करते हैं। ये जनरली B2B बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं। ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज में इनका बिजनेस सेटअप है। पूरा बिजनेस जो है 60 कंट्रीज में वाइड स्प्रेड है और ऑलमोस्ट 62% जो रेवेन्यू है वो सिर्फ यूएसए से आता है, जो कि बहुत बड़ा फार्मा का मार्केट है। सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू इंडिया से आता है ऑलमोस्ट 18% का। तो ये दो कंट्री मिला के ही इनका ऑलमोस्ट 80% के अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है और बाकी जो 20% है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से आता है। B2B बिजनेस का मतलब है कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स को डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और इनको लाइसेंस करके मार्केटिंग करती है। यही B2B का मतलब है। मींस ये डायरेक्ट अपने आप उसकी R&D करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं, डेवलप करते हैं और पूरा एक वर्टिकल जो उसकी लाइफ साइकिल है उसको खुद डेवलप करते हैं और उसको मार्केट में लेके आते हैं और फिर मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कंपनी जो है वो यूएसए में B2B बिजनेस मॉडल पे वर्क करती है और इंडिया में B2C मॉडल, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पे वर्क करती है, जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स को देते हैं, क्लिनिक्स में जाती हैं, हॉस्पिटल्स में इनकी मेडिसिन इंजेक्शन जाते हैं। जनरली 7 फैसिलिटेट हैं, 7 यूनिट्स हैं इंडिया के अंदर, जहां पर 4 यूनिट्स में ये जनरल मेडिसिन इंजेक्शंस बनाते हैं और 3 यूनिट्स में जो है एपीआई बनाते हैं। एपीआई मीन्स होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मीन्स यदि कोई भी फार्मा की कंपनी है, उसको अगर कोई मेडिसिन डेवलप करनी है तो उसको एपीआई की जरूरत पड़ेगी, जो कि आज की डेट में ऑलमोस्ट 70% जो है वो चाइना से इंपोर्ट होके आ। जैसा कि इस कंपनी में अपने रेड हेयर नहीं है, क्योंकि ये इंजेक्टेबल्स पे डील करती हैं, इंजेक्टेबल्स पर वर्कआउट करती हैं, इसलिए इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है इन इंडिया। इनका रेगुलेटरी सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जनरली ये देखने में आता है कि कोई भी फार्मा कंपनी यूएस एफडीए से उनको किसी न किसी प्रकार का इश्यूज होते रहते हैं, बट पिछले 5 सालों में ग्लैंड फार्मा को एक भी नोटिस या वार्निंग लेटर यूएस एफडीए की साइड से इशू नहीं किया गया है। ये बताता है कि कंपनी कितनी रोबस्ट तरीके से काम कर रही है, कितना स्ट्रॉन्ग उसका रेगुलेशन है। आइए आप कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये कंपनी 1978 में हैदराबाद से स्टार्ट की थी मिस्टर पीवीएन राजू ने, जो कि उसके को फाउंडर थे। बट राइट नाउ पीवीएन राजू जो हैं वो इसके प्रमोटर नहीं है। 2017 में एक बड़ा डेवलपमेंट इस कंपनी में हुआ था, जिसमें चाइना की फोसन फार्मास्यूटिकल्स ने इस पे 74% का एक बड़ा चंक खरीदा था, जिसकी वजह से ये प्रमोटर्स जो हैं वो चाइनीज प्रमोटर में कन्वर्ट हो गए थे। और यही वजह है इस आईपीओ को कितना रिस्पांस मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर में टेंशन बनी हुई है उसको लेकर कुछ सेंटीमेंट्स नेगेटिव वर्कआउट कर सकते हैं। और ये एक्विजिशन अप्रोक्सीमेट $1.2 बिलियन में हुआ था। अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो बिफोर आईपीओ फॉसन फार्मा ऑलमोस्ट 74% के स्टॉक होल्डिंग करती है, जबकि 26% जो है वो पब्लिक के हाथ में है। बट पोस्ट आईपीओ जो रहेगा ऑलमोस्ट 58.36% प्रोमोटर्स के हाथ में रहेगा और 41% जो है वो अप्रोक्सीमेट पब्लिक के हाथ में होल्डिंग होगी। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे डिस्कस कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिंस 2014 टू 2019 ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रही है। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो आप इस पीपीटी में देख सकते हैं
कि 2018 में जहां इन्होंने 1671 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, वो 2019 में अप्रोक्सीमेट 2129 करोड़ का हो गया, जो कि 2020 में बढ़कर 2772 करोड़ का हो गया। तो आपने देखा कि रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्ट्रांगली बढ़ रहा है। और वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आप प्रॉफिट में भी देखेंगे, जहां इसने 2018 में 121 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, वहीं पे इसने 2019 में 451 से भी ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया और 2020 में वो प्रॉफिट बढ़कर 772 करोड़ का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांगली डेवलप हुए हैं, बहुत स्ट्रांग जनरेट हुए हैं। और अगर हम रिटर्न्स ऑन इक्विटी की बात करें तो 2018 में जहां पे 13.32% से रिटर्न ऑन इक्विटी हो रहा था, वहीं पे 2019 में वो बढ़कर अप्रोक्सीमेट 15.79% हो गया और 2020 में 21.20% हो गया। यानी कि रिटर्न्स ऑन इक्विटी भी बहुत तेजी से डेवलप हुआ होता, बहुत तेजी से ऊपर की ओर गया। मीन्स अगर आपने इस कंपनी में पैसा डाला होता तो आपका पैसा जो है बहुत तेजी से ग्रो होता। अगर हम इनकी ईपीएस की बात करें तो FY20 में इनका ईपीएस 49.881 रहा है, जबकि लास्ट ईयर का एवरेज ईपीएस जो है वो 38.11 रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ पर कि क्यों हमें इस कंपनी पे पैसा लगाना चाहिए। एक्सटेंसिव एंड वर्टिकल इंटीग्रेटेड इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विथ हाईली रेगुलेटेड कंप्लायंस। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया इंजेक्टेबल्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसकी ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद R&D करते हैं और लाइसेंस भी खुद ही करते हैं। और इनके जो रेगुलेशंस हैं, जो कंप्लायंस हैं, वो भी काफी स्ट्रांग हैं, काफी रोबस्ट हैं और इसी वजह से यूएस FDA से पिछले 5 सालों में इन्हें किसी प्रकार का नोटिस या वार्निंग लेटर इशू नहीं हुआ है। सेकेंड, इनके पास डाइवर्सिफाइड B2B बिजनेस मॉडल है। मीन्स ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज में ये B2B बिजनेस मॉडल पे वर्कआउट करते हैं, जबकि इंडिया में ये B2C मॉडल पे वर्कआउट करते हैं। B2C मीन्स डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स या स्टॉकिस्ट के थ्रू डायरेक्ट क्लिनिक या हॉस्पिटल्स या से सप्लाई इनकी होती है। तीसरा, इनके पास प्रोडक्ट लाइन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 22 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इनके लाइनअप हैं। मीन्स इनका जो R&D सेक्शन है, R&D डिपार्टमेंट है, वो भी काफी स्ट्रांग है, जिसपे भी काफी रेगुलेशंस बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किए हुए हैं। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। प्रॉफिट और रेवेन्यू के फ्रंट पे हमने देखा कंपनी ने काफी अच्छे नंबर्स जनरेट किए हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी काफी रोबस्ट नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। इनके पास एक काफी एक्सपांड पोर्टफोलियो है और डिलीवरी सिस्टम जो है वो भी काफी अच्छा है, जो कि इनको रेवेन्यू को जनरेट करता है। ये जो IPO ला रहे हैं, ये इसमें से 1250 करोड़ रुपए जो कि ये अपने R&D सेक्शन में डिप्लॉय करेंगे, जिससे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छे से डेवलप हो सकेंगे और इसी वजह से इनके मार्जिन जो हैं वो सुधरने की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। इस पैसे से ये कुछ हद तक मार्केट को ग्रो करना चाहेंगे, जो इनके मार्केट्स अभी जहां पे इतने डेवलप नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया या यूरोप वगैरह, जहां से सिर्फ 20% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वहां पर ये कुछ डेवलप करना चाहेंगे ताकि वहां पे भी इनका बिजनेस जो है वो ग्रो हो। अब हम कंपनी के रिस्क फैक्टर पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फार्मा इंडस्ट्री जो है वो हैवीली रेगुलेटेड होती है, काफी रेगुलेशंस होते हैं, लाइसेंस का इशू होता है, ड्रग डिपार्टमेंट से कुछ इश्यूज आते रहते हैं। तो इस तरह के रेगुलेशंस जो हैं वो हमेशा हर कंपनी को फेस करने होते हैं। अगर इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो थोड़ी सी एलास्केट होती है, तो जो API है जो कि चाइना से इंपोर्ट होता है, वहां पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं और जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर कंपनी में, क्योंकि ये API में डील करते हैं, मेजर रेवेन्यू API से आता है, तो हो सकता है उस वजह से वहां पर उनका कुछ ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो, कुछ इम्पैक्ट करे। मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल में कुछ इशू हो सकती हैं, जिसकी वजह से इनके बिजनेस में कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये कुछ इस तरह से इनके ड्रॉबैक्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके वैल्यूएशंस पर। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम इनकी अपर प्राइस बैंड पकड़ के चलें 1500 रुपीज की और FY20 में जो EPS था 49.88, तो इसके हिसाब से PE रेशियो जो है वो अप्रोक्सीमेट 30 टाइम्स आता है, 30 का मल्टीपल पे आता है। और सेकेंड, अगर हम इसके 3 इयर्स के एवरेज EPS से अगर हम इसके PE रेशियो को कैलकुलेट करें तो वो आता है अप्रोक्सीमेट 39.3 टाइम्स। मीन्स कंपनी जो है वो 30 से 39 के मल्टीपल पे प्राइस बैंड पे अपने इशू को लेके आ रही है, जो कि स्लाइटली हायर है। अगर हम एज ए इंडस्ट्री का देखें तो हम 36-37 के अप्रोक्सीमेट PE पे वर्कआउट कर रहे हैं, जबकि कंपनी जो है वो 30 से 39 के PE पे लेके आ रही है, जो इसके वैल्यूएशंस को लिटिल बिट हायर करते हैं। तो ये कंक्लूड किया जा सकता है
कि ये आईपीओ कंपनी के तौर पे, फाइनेंशियल्स के तौर पे काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा है, काफी बड़ा आईपीओ आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 6,500 करोड़ का आईपीओ है, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। बट अगर हम इनकी वैल्यूएशंस की बात करें तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखते हैं, थोड़े से महंगे नजर आते हैं। इस वजह से अगर आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा लगाना है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए ये बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि जैसा इन्होंने अपने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में बताया था कि इनका कोई भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, तो डेफिनेटली जब कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली इनको ग्रोथ होगी और इनके मार्केट प्रॉफिट्स जनरेट होंगे। होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको ग्लैंड फार्मा के जितने भी डिटेल्स हैं तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटी, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए और उनको भी कम्युनिकेट कीजिए, ताकि वो भी अगर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देख के उनको भी उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए कि उनको किस हिसाब से किस टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। थैंक यू।